बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, व्याकरण एवं साहित्य को पढ़ेंगे और समझें। तो एक छोटा सा सवाल कि भाषा क्या है? भाषा, हम आपस में बात करते हैं वह भाषा। हम अपने विचारों को रखना भाषा। अपने विचार, अपने मन के भावों को किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना या प्रकट करना भाषा कहलाती है। अब चाहे वह बात हम अपने मुंह से बोलकर बताएं या वह बात हम लिखकर बताएं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप या दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें अपने बात को बोलकर किसी सामने के वाले को बताते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जिसमें अपने मन के भावों को लिखकर अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। फोन पे बात करना, मंत्री जी द्वारा मंच से भाषण देना, ये दोनों ही मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जब हम फोन पे बात करेंगे तो अगला व्यक्ति हमारी बात को सुनकर प्रत्युत्तर करेगा, तो वह एक मौखिक भाषा है। उसी के विपरीत जब हम अपने मन की बात को एक पत्र के द्वारा लिखते हैं, मतलब चिट्ठी लिखना एक लिखित भाषा का रूप है। समाचार पत्र, अखबार, ये सभी लिखित भाषा के रूप में गिने जाते हैं। दूसरा है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? हम संक्षेप में अगर व्याकरण को कहें तो व्याकरण शुद्धिकरण है। व्याकरण शुद्धिकरण है। किसका? भाषा का शुद्धिकरण व्याकरण है। हम भाषा को बोलना, लिखना या पढ़ना शुद्धता से करेंगे तो वह प्रभावित होगा, वह अच्छी भाषा कहलाएगी। और इसी भाषा का शुद्धिकरण हम व्याकरण के द्वारा करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम हिंदी में या हमारी भाषा में व्याप्त अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। तो आइए इस पाठ को हम और विस्तार से पढ़ते और समझते। तो यह है हमारा पाठ एक, भाषा, व्याकरण और साहित्य। अब भाषा क्या है? जब मनुष्य पृथ्वी पर आया है तब से वह अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए संकेत चिन्हों का विभिन्न प्रकार के हाव भावों को प्रयोग करता आया है। अब पहले संकेत चिन्ह मतलब इशारों के द्वारा बातें की जाती थी। वह अपने मन की बात को इशारों में बताया करता था। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो इशारा हम जिस मतलब से कर रहे हैं वो अगला उसी को समझे। उन इशारों में भिन्नता, उनके अर्थ में भिन्नता हो जाया करती थी। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी अपने मन के भावों को प्रकट करता है। सार्थक एवं ठीक ठीक ध्वनियां भाषा को उपयुक्त आकार देती हैं। विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान? तीसरा। भारत के संविधान में आज के समय में 22 भाषाएं यानी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें भारत में मान्यता प्राप्त है। वे भाषाएं हैं हिंदी, असमिया,
कोंकणी, सांथली, उर्दू, तमिल, नेपाली, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, बोडो, उड़िया, बांग्ला, डोगरी, गुजराती, मणिपुरी और मैथिली। ये 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अब भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब सबसे पहला है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों या मन के भावों को बोलकर किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं और वह हमारे मन की बात समझकर हमें प्रत्युत्तर करता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी मन की बात को बोलना, दूसरे के सामने प्रस्तुत करना ही मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का उदाहरण है टेलीफोन पर बात करना, शिक्षिका द्वारा कक्षा में समझाना, नेताजी का भाषण देना, ये सभी मौखिक भाषा के रूप हैं। इस भाषा में हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं और वह दूसरा उस बात को समझता है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा स्थायी होती है। साथ ही लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम अपने मित्र या रिश्तेदारों या अध्यापकों को पत्र लिखें, तो वह एक लिखित भाषा का रूप है या लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र जो हमारे घर में रोज आता है, जिसे अखबार कहते हैं, वह एक लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि उसमें व्याप्त सूचनाएं हमें लिखित रूप में मिलती हैं और हम उसे पढ़कर उन सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह लिखित भाषा का रूप है। भाषा और उपभाषा। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उपभाषा का क्षेत्र जो वो बोली के मुकाबले या बोली के तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा अधिक यानी बड़ा होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जब एक साहित्यकार उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है और जब वह एक सर्वनाम रूप प्रकट कर लेती है, तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का दर्जा दिला दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। तुलसीदास जी ही रामचरितमानस के रचयिता थे। तो उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? अवधी में। अवधी भाषा थी। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना कर कर उसे भाषा का दर्जा दिला दिया गया था। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। उनकी अलग अलग बोलियां हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ी दूर पर बदलने वाला मौखिक भाषा का स्थायी रूप बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। अब है यहाँ पर उपभाषा और उनमें जो जो बोलियां सम्मिलित हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली सम्मिलित है। किसमें? पूर्वी हिंदी में। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा
कन्नौजी बोली को सम्मिलित किया गया है। ये सभी बोलियां उपभाषा पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित है। तीसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली तथा मगही भाषा सम्मिलित है। इन सभी का जो उपभाषा है वह बिहारी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी सम्मिलित हैं। ये दोनों बोलियां गढ़वाली बोली में, गढ़वाली हिंदी में आती हैं। पांचवी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी तथा मेवाती बोली को सम्मिलित किया गया है। ये तीनों ही राजस्थानी उपभाषा में सम्मिलित हैं। अब है लिपि। लिपि क्या है? लिपि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का लिखना, इन ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की एक अलग लिपि होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। वैसे संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा हमारी हिंदी की जननी है। मतलब हिंदी भाषा हमारी संस्कृत से ही आई है। हिंदी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है क्योंकि संस्कृत ही हिंदी की जननी है। पंजाबी की गुरुमुखी है और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। ये सभी लिपियां अपनी अपनी भाषाओं की लिपि है। अब है अगला व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को नियमबद्ध करके भाषा को वह अवसर प्रदान करता है जिससे वह अपने रंग रूप को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए व्याकरण को अपना ले। अतः भाषा स्वयं को विकसित करने के लिए व्याकरण का प्रयोग करती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। अर्थात संक्षेप में हम कहें तो भाषा का शुद्धिकरण ही व्याकरण है। इस व्याकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य का निर्माण किया जाता है। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण के विषय में चर्चा की जाती है। शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत उनके भेद, उनकी उत्पत्ति और रचना के विषय में विचार करते हैं। वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, अंग, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। आगे है साहित्य। साहित्य का अर्थ है एक साथ रहना, होना या मिलना। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्यतः साहित्य सुंदर अर्थ वाले वाक्य रचना होती है। वह क्या है? सुंदर अर्थ वाले वाक्य रचना साहित्य है, जो मन को आनंदित करती है, समाज की मंगल कामना करता है। जिन रचनाओं में
लोकरंजन होता है वे साहित्य कहलाती है। जैसे कबीर, सूर, तुलसी आदि की जो कविताएं हैं वह साहित्य हैं। प्रेमचंद्र की कहानी तथा नाटक, एकाकी आदि भी साहित्य है। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, पहला गद्य, दूसरा पद्य। साहित्य को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक भाग गद्य, दूसरा पद्य भाग है। मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराने वाली संचित ज्ञान राशि है साहित्य कहलाती है। हिंदी विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियां यहां दी गई हैं, जिसमें पहली है डच विद्वान केटलाग ने हिंदी के सर्वप्रथम व्याकरण की रचना की थी। दूसरा, फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। तीसरा, हिंदी भाषा का पहला हिंदी समाचार पत्र यानी अखबार उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में कोलकाता से हुआ था। कहां से हुआ था? कोलकाता से। और सन कौन सा था? 1926 ईस्वी। चौथा, आलम आरा हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म थी। कौन सी थी? आलम आरा। पांचवा, उसने कहा था हिंदी भाषा की सर्वप्रथम आधुनिक कहानी है। क्या कहा था? हिंदी भाषा की सर्वप्रथम आधुनिक कहानी थी। तो आइए अब इस पाठ को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला, भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार आदान प्रदान करता है। दूसरा, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक। तीसरा, भारत के संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। चौथा, मौखिक भाषा को ध्वनि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। लिखित भाषा को लिखकर व पढ़कर प्रकट किया जाता है। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली भाषा को स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। मनुष्य के जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराने वाली संचित ज्ञान राशि को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 भाग होते हैं, पहला गद्य भाग, दूसरा पद्य भाग। तो इस तरीके से हमारा पाठ भाषा, व्याकरण तथा साहित्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।